Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started the lecture series which are related to gender studies. So yeah, I hope आप सब लोग ठीक होंगे जितने भी मेरे students हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. Actually, I was very busy. मैं खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, बट मैं ये अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के ये कर रही हूँ. वैसे क्या पता मैं थोड़े दिनों के लिए ना भी बनाऊं ये लेक्चर कुछ दिन के लिए, तो मतलब कुछ टाइम के लिए, बिकॉज किसी चीज़ में मैं बिजी हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको कामयाब करे, हमारे लिए भी दुआ किया करें. आप लोगों के भी एग्जाम होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चले बना लेते हैं. कुछ गर्ल्स जो हैं वो वेट कर रही होती हैं. ओके, सो स्टार्ट करेंगे. टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करेंगे और मैं अपना भी वेस्ट नहीं करूँगी. तो फर्स्ट वेव में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगी. ये आपकी रिवीजन के लिए भी थे, ये शॉर्ट नोट्स जो थे ना, उसमें आप ये देख लेंगे. ये शॉर्ट में भी लिखा हुआ था कि इन्होंने मोस्टली इस पे राइट टू वोट मांगा था और इनको राइट टू वोट मिला भी था. ओके, अब सेकंड वेव की बात करें तो वो स्टार्ट हुआ था 1960 से 80s तक, ये सेकंड वेव चला था. ओके, इंट्रोडक्शन में आए तो इंट्रोडक्शन में ये बोला जा रहा है कि after the women achieved the right to vote, okay, during the first wave of feminism in the countries such as the United Kingdom, the United States, and the several other nations, right? Many feminists realized that the legal and the political equality alone was not enough to liberate the women. Okay, ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ लिखी हुई है कि इनको राइट टू वोट तो मिल गया, पर फिर भी इनके वुमेन के साथ इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, इतने ज़्यादा इश्यूज थे वुमेन को, कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक वुमेन को कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. वो अगर किसी इदारे में जा रही है तो उसको जो है वो हेरेसमेंट और डिफरेंट चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं. ओके, तो ये देखें कि उनको ये चीज़ें तो मिल गई. ओके, रियलाइज लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी तो उनको मिल गई, पर ये काफ़ी नहीं है उनके लिए, उनको लिबरेट करने के लिए, राइट? उनको जो है वो और ज़्यादा राइट्स चाहिए. वुमेन जो है वो क्या होनी चाहिए, उनको अपने दूसरे राइट्स जो हैं, फिर उन्होंने उस पे बात करना शुरू की. अल्दो वुमेन हैड गेन्ड द वोटिंग राइट्स, ओके, वुमेन को वोटिंग राइट तो मिल गया, राइट, पर दे कंटिन्यू टू फेस द डिस्क्रिमिनेशन. फिर भी वो जो है वो वही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी, मार्जिनलाइजेशन फेस कर रही थी. ओके, सो इन ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर हिस्से में आप देखें तो वुमेन को जो है वो आज तक वही सेम चीज चल रही है. The feminists of the second wave argued that the women would not be emancipated simply by obtaining the right to vote or by achieving the legal equality through egalitarianism. ओके, तो इन चीज़ों पे इन्होंने बात करना शुरू की कि भाई विमेन जो है उनको हमने राइट टू वोट तो दे दिया, पर फिर भी वुमेन को अभी इमेंसिपेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. ओके, वुमेन जो है वो अ, देखें उनको इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं. अब ये देखें ना, अगर वुमेन जो है राइट टू वोट तो उसको मिल गया, पर फिर भी जब वो इदारे में जाएगी ना, उसको लेस पे जो होती है वो कम मिलती है, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन. ओके, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ये इन्होंने डिफरेंट चीज़ें की थी ना सेकंड वेव में, तो instead they emphasized the need for the freedom from the internal restrictions. अब वोटिंग राइट इनफ नहीं था इनके लिए, इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस जो पाबंदियां थी ना, अब भी आप देखें कि बहुत सारी औरतों को ना अपनी चॉइसेस, मैरिज की चॉइस में भी उनको जो है वो पूछा ही नहीं जाता. एजुकेशन में भी बस 5 तक 6 तक, बहुत सारे सारे जो है वो रूरल एरियाज जो है वो उधर वुमेन को जो है वो क्या कहा जाता है कि भाई आप घरदारी सीखो. ओके, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करनी करते हैं लोग.
ओके, तो ये सारी चीजें उनको इंटरनल जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि आप जो है वो बच्चे संभालो, आप जो है वो नर्सिंग के रोल करो, जो आप जो है वो रिप्रोडक्टिव रोल संभालो, तो उन चीज़ों से इनको आज़ादी चाहिए होती थी इसमें। उस पे इन्होंने काम किया, व्हिच वर डीपली एम्बेडेड जो है वो इन सोसाइटीज़ एटीट्यूड्स, बिलीव्स, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड द पैट्रियार्कल सिस्टम। और ये सारी चीज़ें डीपली जो है वो उनके हमारी सोसाइटी के जो एटीट्यूड है, उनके जो बिलीव्स हैं, हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन है, हमारी जो रिवायतें हैं, और एक ये पेट्रियार्कल हमारा एक सिस्टम है जिसमें विमेन को जो है वो क्या समझा जाता है, विमेन को समझा जाता है कि ये जो है वो सबॉर्डिनेट है और हम जो है वो डोमिनेंट हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारी सोसाइटी से झलकती हैं, उनके बिलीफ से झलकती हैं। उनका एटीट्यूड आप देखेंगे ना, अगर कोई औरत है, कोई फॉर एग्जांपल बोल्ड है अपने डिसीजंस में, या ड्रेसिंग में, या किसी भी चीज़ में ना, तो उस पे अगर उसको वो रोक नहीं पाएंगे ना, तो उसके करेक्टर पे आ जाएंगे, तो शी इज़ अ करेक्टरलेस। बिलीव्स देखें तो बिलीव्स ये है कि वुमेन जो है बापर्दा नहीं होगी ना, इसलिए तो इसके उसको जो है वो अब्यूज किया गया। ये वुमेन को अगर कोई हेरास कर रहा है, तो ये तो खुद ऐसी होगी ना, इसने ही ग्रीन लाइट दी होगी तभी तो वो आया है। तो ये सारी चीजें बिलीव्स में है। कल्चर क्या है कि भाई कल्चर में जो है वो औरतों की जल्दी शादी करा दो। कल्चर में ये है कि जो है वो वटा सटा का कॉन्सेप्ट जो है, और ये सारी चीजें ट्रेडिशंस हैं हमारी ये, और पेट्रियार्कल माइंडसेट की औरत पढ़ लिख के क्या करेगी भाई, औरत को घरदारी आनी चाहिए बस। सो ये सारी चीजें जो थी, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन जो थी ना, उस पे इन्होंने काम किया। दीज इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस shaped people's thinking and influenced how women were perceived and treated। इन सारी इंटरनल रिस्ट्रिक्शन ने जो है वो शेप किया था, बनाया था लोगों की थिंकिंग को, और इन्फ्लुएंस किया था कि कैसे वुमेन को ट्रीट करना है और कैसे उसको परसीव करना है। ओके, ये सारी चीजें जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना, हमारी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की है, ये बाय नेचर नहीं है। देयरफॉर द सेकंड वेव शिफ्टेड इट्स फोकस from merely obtaining the legal rights to challenging the cultural, social, psychological barriers। इन सारे जो ये जो आपके दिमाग में जो खुराफात थे ना लोगों के, यहाँ सोसाइटी हमारी जो चीज़ें औरत के लिए बना के बैठी थी, या हमारे कल्चर ने जो डिफाइन की थी ना चीज़ें, इन सारों पे इन्होंने काम करना शुरू किया है सेकेंड वेव में, ताकि प्रिवेंट कर सके वुमेन फ्रॉम अचीविंग द जेन्युइन इक्वालिटी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये बैरियर बनती हैं, ये अब ऑब्स्टेकल बनती हैं, ये हिंड्रेंसेस हैं, ये प्रिवेंट करती हैं औरत को, ताकि वो अचीव ना कर सके जेन्युइन जो है वो उनके राइट्स जो हैं, या इक्वालिटी को वो क्या करते हैं वो इक्वालिटी, ताकि ना बन सके वो, तो ये हरबे चलाते हैं सारे। ओके, तो वुमेन ने इन पे काम किया था। व्हाई डिड द सेकंड वेव बिगन, अब सेकंड वेव क्यों बिगन हुआ था? तो जैसे कि आपको पता है कि लिबरल फेमिनिज्म में जैसे औरतों ने सफराज मूवमेंट में वो राइट टू वोट की बात की थी, पॉलिटिकल राइट्स की बात की थी। ओके, दी लिबरल फेमिनिस्ट who had fought during the first wave realized that despite obtaining the legal rights, women were still marginalized and discriminated against in almost every domain of life। ओके, ये इनको राइट टू वोट मिल गया, पर फिर भी वुमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड थी, फिर भी वो मार्जिनलाइजेशन और मार्जिनलाइज्ड थी। तो हर डोमेन ऑफ लाइफ में ये चीजें उनको फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए ये बिगन हुआ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ओके, अब इसमें उन्होंने क्या किया था, बिगिन रेजिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू किए औरतों ने कि if the equality had already been granted, why were women still expected to remain inside the home? अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो ना, तो आप ये क्यों कर बोलते हो कि वुमेन जो है वो भेड़ बकरी की तरह सिर्फ घर में बैठे, ओके, और घर के जो है वो घर में ही रहे, और लाइक वो दूसरी चीजें ना करे, या
पार्टिसिपेट ना करे किसी चीज़ में, ओके, आप उसको क्यों एजुकेशन से रोक रहे हो, आप क्यों उसे एम्प्लॉयमेंट से रोक रहे हो, सैलरीज़ क्यों कम दे रहे हो, लीडरशिप के रोल्स में क्यों नहीं आ सकती वुमेन, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकती, फैमिली जो है वो क्यों ऐसी चीज़ें जो है वो बताती है वुमेन को, ओके, या इनहेरिटेंस राइट क्यों नहीं दिए जाते, मीडिया औरत को क्यों ऐसे पोर्ट्रे कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जिस पे औरतों ने बात करना शुरू की। ओके, व्हाई वर द वुमेन encouraged टू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक होम इकोनॉमिक्स, हमारा जो लिटरेचर वो क्यों ये चीज़ें करता है, मतलब वो क्यों बियास्ड सिस्टम को प्रमोट कर रहा है इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग और द साइंस, वुमेन इंजीनियर भी बन सकती है, साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकती है, व्हाई द प्रोफेशन सच एज नर्सिंग टीचिंग वर कंसीडर्ड सुटेबल फॉर द वुमेन, क्या वुमेन सिर्फ यही करेगी, मतलब नर्सिंग के प्रोफेशंस, टीचिंग के प्रोफेशंस में चल जाएगी, वो ही सुटेबल है उसके लिए, while engineering and politics and leadership were viewed as a male professions, ये क्यों आपने सेग्रीगेट की हैं चीजें, ये सारे जो रोल्स हैं आपने खुद डिफाइन किए हैं कि नर्सिंग टीचिंग औरत के लिए, वुमेन के लिए, और इंजीनियरिंग जो है, पॉलिटिक्स जो है, लीडरशिप जो है वो मेल प्रोफेशंस हैं। ओके, व्हाई वर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस यूज्ड टू जस्टिफाई अनइक्वल ट्रीटमेंट, और ये जो बायोलॉजिकल जो आपके डिफरेंसेस तो हैं, बट आप उनको जस्टिफाई करते हो, उस चीज को आप देख के उस चीज को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि हाँ ये तो नेचुरल है ना, उसे आप बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का बाय नेचर जो चीज हो रही है वो रंग लगा के उसको आप जस्टिफाई करते हो, अनइक्वल ट्रीटमेंट को आप वैसे ही जस्टिफाई करते हो। अब रिसेंटली जो चांडिया फैमिली ने अपनी एक बच्ची को जो है वो कारोबारी के केस में अ, सारे लोगों के सामने जो है वो उसको गोलियां मार दी, और वो छोटी बच्ची थी ना, इतनी कोई बड़ी नहीं थी, पर आप देखें कि क्या लॉज नहीं है उस चीज के लिए, कि आप खुद की अदालत लगा रहे हो, या डे ऑफ रेकनिंग नहीं आएगा, या वो दिन जब जो है वो अल्लाह पाक हिसाब किताब लेगा, डे ऑफ जजमेंट, आप उस पर बिलीव नहीं करते, तो ये हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि बस हमारी तो गैरत पे आ गया ना अब, तो गैरत तो है वो तो सिर्फ औरतों के लिए ही है ना हमारी सोसाइटी में, आपको पता है मर्दों के लिए तो गैरत नहीं है, वो तो भले जो है वो कुछ भी करते रहे, तो ये हमारी सोसाइटी में क्या है, मतलब ये सारी चीजें अनइक्वल ट्रीटमेंट को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके, इधर अगर कोई मेल, मेरी कोई स्टूडेंट्स भी हैं, तो मेरा जो मकसद है वो किसी को टारगेट करना नहीं है, बेसिकली हमारी सोसाइटी का जो एक अलमिया है, जो आप भी खुद पढ़े लिखे लोग हो, आपने भी देखा होगा, आपके भी घर में जो है वो औरतें होंगी, तो हम लोग जो है वो उस नज़रिए से नहीं पढ़ा रहे आपको, ये सब्जेक्ट की नोयत ऐसी है, राइट, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि these questions demonstrated that women continue to experience discrimination despite the legal reforms, अब लीगल रिफॉर्म्स तो उनको मिल गए, ओके, बट लीगल रिप्रेजेंटेशन भी तो देना, ताकि वो अपने लॉज जो है वो खुद बना सकें, ओके, प्रॉपर उनको जो है वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाए, इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाए, तो ये क्वेश्चंस जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वुमेन को कंटिन्यूअसली डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। Women also realized that they face not only external restrictions such as unequal laws थे एंड पॉलिटिक्स में उनको प्रॉब्लम्स थे, बट इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस में कल्चरल नॉर्म्स आ जाते हैं, स्टीरियोटाइप्स एंड ट्रेडिशंस आ जाती हैं, पेट्रियार्कल बिलीव्स थे। ओके, ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, वुमेन को जो है वो जो रोक रही थी, सपोज करें वुमेन हैज अ वोटिंग राइट, ओके, उनको तो वो राइट मिल गया, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई, बट हर फैमिली फोर्सेस हर इनटू मैरिज, ओके, एंड शी इज नॉट फ्री, शी इज नॉट ट्रूली फ्री, आप उसको फ्री नहीं कह सकते। अब किसी ऐसे बंदे से जो है वो शादी करा दे, जैसे
जिरगा कॉन्सेप्ट में ये होता है, अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी चीज कर दी तो वो क्या करते हैं कि भाई तुमने अब ये काम किया, अब उसके बदले में तुम अपनी जो है वो सिस्टर को जो है वो इस कबीले में क्या करा दो, शादी करा दो। या उसके जो तुमने जो जो भी किया, गलत किया, ठीक है। अभी आपने आगे जाके जो इसमें आएंगी ना थ्योरीज, उसमें आप पढ़ोगे और ये सारी चीजें। बट फिलहाल जो है वो आप इस तक महदूद रहो। सोसाइटी एक्सपेक्टेड women टू चूज द प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद द केयर गिविंग रोल्स, गिविंग जैसे नर्चरिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, ओके, टीचिंग हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, वाइल डिस्करेज करता है उनको कि वो एंटरिंग द रिस्ट्रिक्शन इन, ओके, डिस्करेज करता है उन फील्ड से जैसे इंजीनियरिंग, मिलिट्री सर्विसेज, पॉलिटिक्स, सीनियर मैनेजमेंट। अब इसका एग्जांपल मैं आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड ही लूँ दूँ तो जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है एंड मैंने मास्टर्स जेबस से किया है। बट देखिए, व्हेन आई वाज डूइंग बीबीए तो मुझे हमें जो है वो चूज करना पड़ता है कि आप लास्ट के जो 3 सेमेस्टर्स हैं उसमें आप कौन सा जो है वो सब्जेक्ट ले रहे हो। तो देयर वर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक अकाउंटिंग, लाइक एचआर, लाइक मार्केटिंग, लाइक सप्लाई चेन। तो मेरा मुझे मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट था ना वो बड़ा पसंद था। ओके, मतलब मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप होता था मार्केटिंग के सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जब मैंने पूछना शुरू किया अपने प्रोफेसर से और नॉलेज गेन करना शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इसमें जो है वो जॉब्स जो है वो सेल्स की होती हैं, इनिशियली आपको जो है वो फिर माइनर किस्म की सेल्स की जॉब करनी पड़ेगी। तो ये सोच के मैंने जो है वो ये चीज़ स्किप की कि नहीं, आई एम नॉट गना ऑफ दिस फील्ड, और आई एम नॉट गोइंग टू यू नो pursue marketing फॉर माय स्पेशलाइजेशन। ओके, सो बाद में मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया, एचआर का लिया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो टू चैलेंज दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड अचीव द ट्रू equality, women launched the second wave of feminism, which emerged during 1916 and 60s and continued through the 1970s and early 80s. ओके, तो ये तब ये शुरू हुआ, इन चीजों ने वुमेन को फोर्स किया कि वो ये जो सेकंड वेव को कंटिन्यू करें और अपने राइट्स के लिए बात करें। टू मेजर अप्रोचेस थी, एक थी लिबरल अप्रोच, लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं आप, जिससे दूसरी थी रेडिकल अप्रोच। बोथ अप्रोचेस एम्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द women, but they proposed the different methods for achieving gender equality। दोनों का एम तो यही था कि वो एलिविएट करें वुमेन के स्टेटस को, या वुमेन के जो स्टेटस है उनको जो है वो इम्प्रूव करें। बट इनका तरीकाकार जो था, मेथड जो था इन राइट्स को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट था। लिबरल अप्रोच की बात करें, लिबरल अप्रोच कंटिन्यूड मेनी ऑफ द डिमांड्स, ओके, raised during the first wave of feminism. Liberal feminists believed that the women should receive the same legal, political, educational, economic, and social rights as a man. And according to the liberal feminist, equality uh, could only be achieved if the society opened its public institutions and opportunities equally to both men and women. Okay, अब जो लिबरल फेमिनिज्म है उसमें जो डिमांड्स थी मोस्टली वही थी जो इन्होंने फर्स्ट वेव में की थी, उसी को कंटिन्यू किया। और लिबरल फेमिनिज्म ये बिलीव करता था कि वुमेन को लीगल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स मिलने चाहिए। और लिबरल फेमिनिस्ट इक्वालिटी पे बात करते थे और ये कहते थे ये सिर्फ और सिर्फ तब अचीव होगी जब सोसाइटी ओपन करेगी अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए भी, दोनों के लिए। ओके, मेल तो पहले से ही थे पर वुमेन के लिए। ओके, आगे आ जाते हैं कि दे believed that the discrimination would gradually disappear if the women were provided with
डिस्क्रिमिनेशन जो थी ना, इन दोनों में जो भेदभाव किया जाता था, वो तभी खत्म हो सकती है जब उनको ये राइट्स दिए जाएं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इक्वल राइट्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इक्वली जैसे मेन को दी जाती हैं। ये बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर और टाइम भी लग जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कंटिन्यू करती हूँ। आपको डीप में नहीं जा रही मैं। तो लिबरल फेमिनिज्म emphasize करता था रिफॉर्म्स पे रादर देन द रिवॉल्यूशन पे, एंड सॉट चेंज थ्रू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड लीगल रिफॉर्म्स। अब लिबरल फेमिनिज्म बहुत ज्यादा emphasize करता था रिवॉल्यूशन पे, और जो है वो राइट टू वोट पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड लीगल रिफॉर्म्स पे। ओके, बेटी फ्राइडमैन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द फेमिनिस्ट मिस्टिक। ओके, इन्होंने ये बुक लिखी थी। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर थी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। ओके, अब इन्होंने देखें बहुत ज्यादा काम किया था अपने लिटरेचर से। जितनी भी वुमेन थी वो पढ़ी लिखी थी, इंटेलेक्चुअल थी। तो इन्होंने भी देखिए लिखा था द फेमाइन मिस्टीक 1963 में। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की एज अ बेटी फ्राइडमैन एंड एन अमेरिकन फेमिनिस्ट एंड एक्टिविस्ट भी थी ये। ओके, आगे ये देखें तो शी पब्लिश्ड हर लैंडमार्क बुक जिसका नाम था फेमाइन मिस्टीक, विच became one of the most influential books of the second wave of feminism। ये बुक जो थी ना, वो उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, इन्फ्लुएंशियल थी। फेमाइन मिस्टिक। ओके, so in this book the fried fried challenged the widespread belief that women naturally enjoy the domestic life एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये इनके जो दिमागों में था ना कि वुमेन इंजॉय करती है भाई, अगर वो डोमेस्टिक लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वो है, उसको बाहर तो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, बट उनका दिमागों में ये था कि वुमेन ये सारी चीजें करके जो है ना, वो बहुत ज्यादा क्या रहती है, खुश रहती है। ओके, और ये ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वुमेन की। तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वुमेन वर हैप्पीएस्ट when they devoted themselves entirely to being wives, mothers, homemakers। फाइडन आर्ग्यू करती हैं कि जो है वो दिस बिलीव वाज नथिंग मोर देन अ मिथ। ये एक मिथ है, ये रियलिटी नहीं है। ओके, ये बनाई हुई हैं चीजें कि जो है वो वुमेन जो है अगर वाइफ है, मदर है, होम मेकर है, तो वो खुश है, डिवोटेड रहेगी, हैप्पी रहेगी। ये हमारी सोसाइटी का एक जो है वो अपनी बनाई हुई चीजें हैं। तो फ्राइडमैन आर्ग्यू करती हैं कि ये एक मिथ है which she called the famine mistake, and she argues that the many women were unhappy, dissatisfied, frustrated, unfulfilled because they were denied the opportunities to participate in public life। okay, तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि वुमेन को बेसिकली वुमेन हैप्पी नहीं है इन चार दीवारी में एक कैदी की तरह। अगर वो रह रही है तो वो शी इज नॉट हैप्पी, वो डिससेटिस्फाइड है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होती है, बहुत नेगल नेटल्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्राउची हो जाती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, फ्रस्ट्रेटेड, और जो है वो अनफुलफिल्ड फील करती है खुद को। तो ये सारी चीजें उनको इसलिए पार्टिसिपेशन प्रोवाइड की जाए, पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ताकि वो उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो पार्टिसिपेट करे पब्लिक लाइफ में। ओके, to according to Friden, women wanted not only to perform reproductive roles such as a mother and the child care, but also the productive roles including careers हो गया, एजुकेशन, लीडरशिप। सोसाइटी डिफाइन करती हैं इनको ओनली इन रिलेशन टू द अदर्स, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि रिप्रोडक्टिव रोल तो चले वो परफॉर्म कर रही होती हैं, चाइल्ड केयर, मदरहुड और ये सारी चीजें, पर उनको प्रोडक्टिव रोल भी तो दिया जाए ना, उनको करियर में भी तो आगे बढ़ना है ना, एजुकेशन भी तो हासिल करनी है,
लीडरशिप भी तो जो है वो रोल भी तो उनको दिए जाए ना, पार्टिसिपेशन दी जाए उनको पब्लिक लाइफ में। और शी आर्ग्यूड दैट वुमेन लेग्ड द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वुमेन या तो लिखेगी कि आयशा डॉटर ऑफ इकबाल अहमद, और आयशा डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ मिस्टर अली, और ये सारी चीजें वुमेन लिख रही होती है। मतलब उसका जो नेम भी होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, ना सिर्फ वो हर चीज पे। अगर आपको देखें छोटा से छोटा काम भी होता है ना, तो आप वो कोशिश करते हो कि आप किसी और घर के मर्द को बोल दो कि वो करे, और उनको जो है वो उनकी मेहरबानी होती है कि वो आपको करके भी देते हैं। बट अगर आप वो काम खुद करो तो आप दोनों को जो है वो परेशानियां ना हो। ओके। कभी कभार जो है वो देखे ना ये पियोन और पटे वालों वाले काम जो है ना, वो सपोज करें दे रहे होते हैं हमको, तो अ, अगर वो आप खुद कर लें तो कितना ना अच्छा हो जाए कि उनका जो टेंशन है वो भी रिड्यूस हो जाए और आप भी जो है वो सेटिस्फाइड रहें। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं विथ हस्बैंड, वही मैंने बात कर दी। हस्बैंड के साथ होती है तो वाइफ होती है, चिल्ड्रन के साथ होगी तो मदर होगी, फादर के साथ होगी तो डॉटर, ब्रदर के साथ तो सिस्टर। तो ये सारी चीजें उसने मतलब उसकी वो पजेस करती है रिलेटिव आइडेंटिटी, ना कि इंडिपेंडेंट पर्सनल आइडेंटिटी। तो बेटी फ्राइडमैन बिलीव ये करती है कि women should have their own identity, independent existence and इक्वल अपॉर्चुनिटीज के वो पार्टिसिपेट कर सके एवरी स्फेयर ऑफ सोसाइटी में। ओके। अब आ जाते हैं सेकंड अप्रोच पे। जो सेकंड वेव में थी वो थी रेडिकल फेमिनिज्म की अप्रोच। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज largely associated with the radical approach. Okay. One of the most influential thinker of the radical feminism was Simon de Beauvoir, who published her famous book जिसका नाम था सेकंड सेक्स, जिसपे इन्होंने कहा था कि women is not जो है वो born but one becomes a woman, rather becomes a woman। तो उसमें जो है वो सेकंड सेक्स में उन्होंने ये लिखा था, 1949 में ये चीजें हुई थी। तो दिस बुक become one of the फाउंडेशन ऑफ द रेडिकल फेमिनिज्म। ये बुक जो थी वो फाउंडेशन बनी थी रेडिकल फेमिनिज्म की, और सेकंड वेव रेडिकल फेमिनिज्म पे ही बेस करता है। अब ये देखें इनकी कोटेशंस बार बार आ रही होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू हर एन इंडिविजुअल is not born with the predetermined gender identity. Rather, society, culture, family, education, religion, and the social institutions shape individuals into what's considered the masculine or feminine. Okay, she believed that the gender is socially constructed rather than biological effects. अब ये जो हमारे थिंकर्स थे ना, अब ये जो राइटर्स थे उन वो देखें एक साइड पकड़ के बैठ जाते थे। हालांकि बीइंग ए नेचर स्टूडेंट तो मैं हमें तो ये सिखाया जाता है कि आप साइलोज में कभी नहीं रह सकते, साइलोज में रह के काम भी नहीं कर सकते। आप सोसाइटी का हिस्सा हो और आप जो है मिलजुल के रहेंगे तो वो आपको काम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हर जो इंडिविजुअल, इनका यही था कि प्री डिटरमिन्ड आइडेंटिटी जो है वो उसका कोई रोल नहीं होता। आपके जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, बायोलॉजिकल मेकअप है, क्रोमोसोमल मेकअप है, आपका जो जेंडर है वो बिल्कुल रोल नहीं प्ले करता है। ये सारी चीजें जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ओके, ये बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। ओके। नो, ये जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ना कि बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड। ओके। अब ये एसेंशियलिज्म एंड एसेंस और एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो साइमन डीवे और साइमन जो थी ना, उनका बेसिकली आइडिया ये था, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थी एग्जिस्टेंशियलिज्म से। ओके। ये जो हमने ऊपर बात की ना, तो वो कहती थी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शेप करते हैं इंसान को, मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो ट्रेड्स होते हैं या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको। इसमें भी उन्होंने जो है वो जोर दिया था एग्जिस्टेंशियलिज्म। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। ओके।
एसेंशियलिज्म आ गया, मींस एसेंस जो है वो प्रोसीड करता है एग्जिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू दिस व्यू। एवरी इंडिविजुअल जो है वो हैज प्री डिटरमिन्ड नेचर बिफोर द बर्थ। ओके, just a seed already contains the characteristics of the tree. Human beings are also believed to possess the predetermined qualities बिफोर दे एग्जिस्ट। तो ये जो है वो बायोलॉजिकल जो सेक्स है उस पे बात कर रहे हैं कि इंसान जो है जब उसकी पैदाइश होती है ना, तो कुछ चीजें जो है वो उनको बाय बर्थ मिलती हैं। ओके, कॉन्सेप्ट है एसेंशियलिज्म का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एसेंशियलिज्म बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो डिटरमाइन करता है वो एक इंसान की पर्सनालिटी, बिहेवियर या रोल्स को जो सोसाइटी उसे असाइन करती है। दूसरा है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, तो इसमें जो है साइमन ने बात की है इस पे। तो एसेंशियलिज्म रिप्रेजेंट करता है द अपोजिट व्यू होता है ये कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड करती है एसेंस को। इट मींस दैट पीपल आर नॉट बोर्न विद द फिक्स्ड आइडेंटिटीज और डिटरमिन predetermined destinies. Every individual has the freedom to shape his or her own life through the choices, actions, and experiences according to the Simon D. Women joy should not accept the identities, okay, imposed upon them by the society. Instead, they should define themselves through their own choices and achievements. Okay, she argued that throughout history, women have created the cultural representations that portray women as an other. Okay, women have defined women according to the male interest and have excluded them from the knowledge, literature, politics, philosophy, and the other important areas of the society. अब बेसिकली वही सेम चीजें है बोली जा रही हैं कि जो है वो पीपल आर नॉट बोर्न विद फिक्स्ड आइडेंटिटीज, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती, या कोई आप कहते हैं ना कि ऑलरेडी डिटरमिन्ड आइडेंटिटी, प्री डिटरमिन्ड डेस्टिनीज है, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। रादर कि हमारी सोसाइटी जो है वो जो है वो क्या कर रही होती हैं, शेप कर रही होती हैं। तो साइमन डी जो है वो विमेन हैं, उन्होंने ये जो है वो कहा था कि आइडेंटिटीज इम्पोज अपॉन देम, मीन्स जो विमेन है उनको उनके रोल्स जो है वो सोसाइटी बता रही होती है, और वो ना सिर्फ बता रही होती है, वो इम्पोज भी कर रही होती है। इंस्टेड दे शुड डिफाइन देमसेल्व्स थ्रू देयर ओन चॉइसेस एंड द अचीवमेंट्स। उनको डिफाइन करना चाहिए खुद को थ्रू देयर ओन चॉइसेस एंड अचीवमेंट्स। उनकी अपनी अचीवमेंट्स, अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस होने चाहिए। वो खुद अपने जो है वो पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकती है। तो ये आर्ग्यू करती हैं कि हिस्ट्री में मेन ने क्रिएट किया है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को और पोर्ट्रे किया है वुमेन को कि ये अधर है, मीन्स वुमेन को एक अजीब स्ट्रेंज चीज समझा जाता था। ओके, कि ये जो है वो अलग ही है। जो मेन हैव डिफाइंड द वुमेन अकॉर्डिंग टू, जो मेन है वो डिफाइन करता है वुमेन को अकॉर्डिंग टू द मेल इंटरेस्ट। अब देखे ना, हमारी सोसाइटी जो है ना उसपे क्या होता है, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो कहेंगे आप अच्छे हो। अगर आप अपने डिसीजंस लेंगे, ओके, अपने दिमाग की सुनेंगे, वो कहेंगे ये तो बुरा है। तो अ, जैसे आपके घरों में जो काम करने वालियां आती हैं या कोई भी, उनको आप जो है वो अगर ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं ना, रिवॉर्ड एज अ यू नो, उनसे आपने काम कराया कुछ भी, तो उसको आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे, उनको जूसेस देंगे, उनको जो है वो ड्रिंक्स बना के देंगे, शेक्स बना के देंगे, उनको जो है वो अ, ख्याल करेंगे। तो वो क्या कहेंगी आपके बारे में, बाजी तो बहुत अच्छी है ना। पर अगर आपने थोड़ा सा भी किसी चीज पे टोक दिया तो फिर जो आपके नेबर्स है ना, या दूसरे आपके जो है वो पड़ोसी हैं या जो भी हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, उधर वो जाके गॉसिप करेंगी कि आज तो उन्होंने जो है ना मुझे डांट दिया, ये बोल दिया, वो कर दिया। तो ये सोसाइटी हमारी वैसे ही वुमेन को भी मेल ने पोर्ट्रे किया है कि ये अधर है,
और वो अपनी चॉइसेस में आज़ाद नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो वीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं। और उन्होंने खुद ने ही लॉज बनाए, उनके खुद के कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि इस वुमेन को ऐसे पोर्ट्रे करना है। द वुमेन हैड डिफाइंड, मेन ने डिफाइन किया है वुमेन को अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे उनका इंटरेस्ट होगा वो उनको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट ये होगा ना कि वुमेन घर पे बैठे, ओके, घरदारी करे, तो वो ऐसे ही पोर्ट्रे करेंगे वुमेन को, अपने कल्चर को। एक्सक्लूडेड देम, उनको एक्सक्लूड किया गया नॉलेज हासिल करने से, लिटरेचर से, पॉलिटिक्स से, फिलोसफी से, और दूसरी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ सोसाइटी से। ओके, आगे हम लोग देखे जो फ्रीमेन जो थी, द बिच मैनिफेस्टो की ये बात हो रही है कि एक अदर इन्फ्लुएंशियल वर्क था, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें इन्होंने लिखा था द बिच मैनिफेस्टो रिटन बाय द जो फ्रीमेन। In this work, she encouraged the women to celebrate their own identity and strengths rather than accepting the negative labels imposed by the society. ओके, इन्होंने इनकरेज किया था वुमेन के को वो अपनी इंडिविजुअल, अपनी आइडेंटिटी, ओन आइडेंटिटी, उनकी खुद की स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करें, और नेगेटिव लेबल्स इम्पोज किए गए हैं ना, और उनको जो है वो एक्सेप्ट करना छोड़ दे। ओके, ये कह रही हैं, ये बोलती थी कि वी मस्ट सेलिब्रेट अवरसेल्व्स, हमें खुद को, विमेन को खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी क्वालिटीज को जो है वो मानना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिट इनटू द स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी। ना कि वो क्वालिटीज, वो इंटरेस्ट, वो चीजें जो क्रिएटेड की गई हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा। ओके, उन्होंने कहा है कि आप यूनिक हो, आप जो है वो अम्यूजमेंट का सामान थोड़ी हो, आप तफरीह की चीजें थोड़ी हो, आप जो है वो गिरी पड़ी चीजें थोड़ी हो, रोड पे पड़ी हुई चीजें, कि आप जो है वो, आपको लोग जो है डिफाइन करेंगे, आपके बारे में लेबल्स लगाएंगे। आप अलग हो, आप यूनिक हो, आप फ्रेग्रेंस हो, आप जो है वो डस्ट नहीं हो, आप रेडियंस हो। आप उठो, खुद को सेलिब्रेट करो, अपने राइट्स पे बात करो। ओके, तो ये सारे कुछ फेमस स्लोगन्स भी थे सेकेंड वेव के सेवरल इंपॉर्टेंट स्लोगन्स बिकम सिंबल ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जैसे दी पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब इसमें देखें, ये जो पर्सनल है ना, जैसे कि दिस स्लोगन मीन्स दैट द इश्यूज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द प्राइवेट, वो इश्यूज जो पहले क्या समझे जाते थे कि ये प्राइवेट है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप हो गया, अबॉर्शंस हो गए, सेक्सुअलिटी, फीमेल लाइफ, वुमेन बॉडी, मैरिजेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये आर क्या है एक्चुअली, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। ओके, पॉलिटिकल कैसे हैं, आपने देखा होगा कि, वन सेकेंड, ओके, तो ये स्लोगन्स जो थे वो क्या कह रहे थे कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है, रेप हो गया, अबॉर्शंस हो गए, सेक्सुअलिटी हो गया, फीमेल लाइफ हो गया, वुमेन बॉडी हो गया, मैरिजेस के डिसीजंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब जो है वो जब हमें लाशें मिलती है ना औरतों की, जब वो वायलेंस का शिकार होके आ जाती हैं, ओके, और जब मीडिया उनको हाईलाइट करती है, फिर हमें पता चलता है कि इशू क्या था। ओके, तो ये इनका मसला, इन्होंने ये जो स्लोगन लगाया था कि पर्सनल जो है वो पॉलिटिकल है। आपके जो ये इश्यूज हो रहे हैं ना, इतने इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं, अब आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि इसके आप एग्जैक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक डेटा बैंक से, या स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनसे वर्ल्ड बैंक डेटा बैंक, इनसे जो है वो इनके प्रॉपर जो है वो डेटा निकाल के इस क्वेश्चन में जरूर ऐड करिएगा कि कितने अबॉर्शंस होते हो रहे हैं, कितने रेप्स हो रहे हैं, कितने जो है वो फोर्स मैरिजेस हो रही हैं, ये सारी चीजें। ओके, तो मतलब जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल है। ओके, तो इनका बेसिकली स्लोगन का मकसद ही ये था। आगे हम लोग जो है वो बात करते हैं कि दूसरा स्लोगन ये था कि इफ आई एम अ वुमेन,
ओके, इफ आई एम अ वुमेन हेयर माई रोर, राइट। अगर मैं वुमेन हूं तो आप मेरी जो गजगोड़ है, जो आवाज है, या मेरे साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं जो ऑपरेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन और डिफरेंट जो है वो चीजें फेस कर रही हूँ, तो वो मेरी आवाज आप सुनो और मेरी आप आवाज बनो। आई एम अ वुमेन एंड हेयर माई रोर। एक और स्लोगन था, सिस्टरहुड इज पावरफुल। ओके, ये एम्फसाइज करता था यूनिटी को। ओके, यूनिटी अमंग द women इन चैलेंजिंग द पेट्रियार्की। तो ये सारे जो स्लोगन्स थे वो इन्होंने रेज किए थे सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। अब ये देखें, औरत मार्च जो होता है ना, उसमें डिफरेंट स्लोगन्स जो है वो औरतें लगाती हैं। अब कुछ स्लोगन्स ऐसे होते हैं जिनको लोग समझ ही नहीं पाते कि इनका मकसद क्या है। जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब ये जैसे रेप कल्चर हो रहा है, ओके, ये जो women की लाइफ से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड, या मैरिजेस, फोर्स मैरिजेस हो रही हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, रेप हो रहा है, तो women की अपनी मर्जी नहीं तो फिर किसकी मर्जी। अभी रिसेंटली एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जो है वो कत्ल कर दिया था। वो क्या था भाई, अगर कोई औरत बोल रही है कि भाई जो है वो नो मीन्स नो, तो आप क्या उसको कत्ल कर दोगे? दिस इट्स टोटली रॉन्ग। हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा, और वो ढिठाई से बोल रहा था, जस्टिफाई कर रहा था उस चीज को। तो जिस इंसान के साथ आपने इतने साल गुजारे हैं वो आखिर में जो है वो जानवर बन गया, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, शो कर रही हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, यूनिवर्सल डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन को। ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो गई। आप थर्ड वेव में देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस और क्रीड और इन चीजों पे, एथनिसिटी के बेसिस पे भी वुमेन को जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है। तो रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो मूवमेंट, एज अ मूवमेंट क्या थी कि रेडिकल फेमिनिज्म इमर्ज हुई थी एज अ सोशल मूवमेंट ड्यूरिंग 1960s में। ओके, ये सोशल राइट्स पे बात करी थी ना, सोशल मूवमेंट थी। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट वाज द मिस अमेरिकन ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एटलांटिक सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में ये हुआ था 1968 में। वुमेन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेशन की थी, इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट। इस ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में, अपना कॉन्टेस्ट में। ओके, तो ब्यूटी जो थी, इसमें जो है वो अपनी, जैसे मिस अमेरिका हो गया, मिस इंडिया हो गया, मिस पाकिस्तान हो गया, तो इवेंचुअली जो थी वो मिस यूनिवर्स उनसे एक जो है वो सिलेक्ट हो रही होती थी। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट सच इवेंट प्रमोट क्या करते हैं, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को और ऑब्जेक्टिफिकेशन को, राइट। तो ये रेडिकल फेमिनिस्ट जो थी ना, उन्होंने इस चीज को बायकॉट किया, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और इस चीज को बोला कि ये वुमेन को ऑब्जेक्ट समझ रही हैं। उनको जो कॉस्ट्यूम्स दिए जाते हैं वो भी अपने नहीं हैं, वो उनको ऐसे शो कर रही हैं कि जैसे वुमेन जो है वो क्या है, कि वुमेन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट था ना, उसमें क्या हो रहा था कि ये, उनका मसला ये था कि बोल रही थी कि ये हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, वुमेन को ऑब्जेक्ट समझ रही है, उनकी बॉडीज को, जैसे वो खुद को एक्सपोज करती हैं, और ये अपनी बॉडीज को और ये अपने कॉस्ट्यूम्स को और ये इन चीजों को प्रमोट कर रही हैं। तो रेडिकल फेमिनिस्ट ने इन पे क्रिटिसिज्म की थी और इन पे जो है वो बात की थी कि ये नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम वुमेन वर ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। औरत को आप ऑब्जेक्ट समझते हो, उनको जो है वो आप क्या समझ रहे हो कि ये एक चीज है whose value depend primarily on the physical appearance। आप उसकी जो वैल्यू है, उसका जो ग्रेस है, उसकी जो एक शान है, उसको आप फिजिकल अपीयरेंस से मेयर कर रहे हो, रादर देन इंटेलिजेंस। ना कि उनकी इंटेलिजेंस, उनका लॉजिक, उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या पर्सनैलिटी उनकी जो है, उनकी बेसिस पे आप नहीं कर रहे, बट उनको सिर्फ मेरी हो आप ऑब्जेक्ट समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि तफरीह का सामान, रोड पे पड़ी हुई कोई चीज नहीं। विमेन जो है वो यूनिक है, विमेन फ्रेग्रेंस है, विमेन रेडियंस है, ये सारी चीजें। ओके, रेड स्टॉकिंग प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि रेडिकल फेमिनिस्ट जो थी, ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द रेड स्टॉकिंग्स,
स्टोकिंग्स ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने प्रोटेस्ट आउटसाइड द वेन्यू वेयर मिस अमेरिकन ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज टेकिंग प्लेस। ओके, अब इन्होंने ये एक जो है वो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, रेड स्टॉकिंग्स में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट किस वेन्यू पे, जहाँ पे ये मिस अमेरिकन कॉन्टेस्ट हो रहा था। तो इस प्रोटेस्ट में ये क्या इन्होंने क्या किया, दे प्लेस्ड द फ्रीडम ट्रेश, इन्होंने एक फ्रीडम ट्रेश बनाई थी, कचरे डस्टबिन बनाई outside the building and they encourage the women to throw into the trash सारी वो चीजें जो ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं वुमेन को, जो वुमेन को समझ रही हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं वुमेन को, जो है वो ऑप्रेस कर रही हैं, जो सप्रेस कर रही हैं, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही हैं वुमेन को। और उसमें कौन कौन सी चीजें थी, ब्रास थी, लिपस्टिक्स थी, मेकअप था, हाई हील्स थी, परफ्यूम्स थी, ओके, हेयर एसेसरीज थी, फॉल्स आईलैशेस थे, बिकनीज थी, फैशन मैगजीन्स थी, ये सारी चीजें उन्होंने उस डस्टबिन में डाली। ओके, तो according to the protesters, these items represented unrealistic beauty standards imposed upon the women by patriarchal society। और ये सारी जो इन प्रोटेस्टर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि ये सारी चीजें अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो वुमेन पे थोपती हैं, इम्पोज करती हैं। ओके, और ये पेट्रियार्कल सोसाइटी को प्रमोट कर रही हैं। ब्रा बर्निंग मूवमेंट हुई थी, इसमें क्या हुआ था, प्रोटेस्ट आल्सो बिकम एसोसिएटेड विद द फेमस ब्रा बर्निंग मूवमेंट although the historians debate whether the bras were actually burned। Okay, the movement become a powerful symbol of resistance against objectifications and commercialization। ओके, और आगे क्या बोल रहे हैं कि विमेन्स बॉडीज की ये कमर्शलाइजेशन हो रही है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है। रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यूज दैट द विमेन शुड बी वैल्यूड फॉर देयर एबिलिटीज, औरत को उसकी एबिलिटीज के बेसिस पे जो है वह वैल्यू करें, ना कि इन चीजों की बेसिस पे, रादर देन देयर फिजिकल अपीयरेंस। रेडिकल फेमिनिस्ट शिफ्ट इन थिंकिंग, थिंकिंग में कैसे शिफ्ट आया, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे थोड़ा सा इसको जल्दी करना पड़ेगा। तो शिफ्ट कैसे आया इनकी थिंकिंग में, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन टू ऑपरेशन। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव women argued that the women mainly experienced discrimination। ओके, रेडिकल फेमिनिस्ट हावर आर्ग्यू करती हैं कि women were not merely discriminated against, they were systematically oppressed by the patriarchal structures throughout the society। उनको क्या किया जाता है, एक सिस्टम जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है, एक प्रॉपर जो है वो चैनल या प्रॉपर जो है वो चेन कहें, उसके जरिए उसको क्या मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस किया जा रहा है पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स के थ्रू। ओके, फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस टू इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, ना सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें, पर इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस भी थी, इन्होंने उस पे बात की थी जो हम ऊपर सारी ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यू क्या करती थी कि विमेन्स ऑपरेशंस वाज डीपली रूटेड है कल्चर में, सोशल नॉर्म्स में, ट्रेडिशंस में, लॉज में, रिलीजन में। ओके, एजुकेशन में, अब आप हिंदू लॉ में देखेंगे ना, तो जो वुमेन होती है ना, उनको इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं दिया जाता है। ओके, आई थिंक शादी के बाद आपने अगर पढ़ा हो कहीं पे, और एजुकेशन में देखें उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें भी जो है वो फीमेल को अलग ट्रीट किया जाता है, अलग एजुकेशन दी जाती है, मेल को अलग दी जाती है। लैंग्वेज में देखें तो वो भी लैंग्वेज भी हमारी क्या है, वो जो है वो कंस्ट्रक्टेड है कि ब्रेव बॉय, ब्लू फॉर द बॉयज, पिंक फॉर द गर्ल्स। नेम्स हमारे जो है मीडिया जो है वो भी ऐसे वुमेन को पोर्ट्रे करी होती है, पेट्रियार्कल वैल्यू जो है वो सारी इन चीजों पे उन्होंने जो है वो बात की है। सारे इंटरनल स्ट्रक्चर शेप करते हैं इंसान के एटीट्यूड को, रीइंफोर्स करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को, एंड देयरफॉर लीगल रिफॉर्म्स अलोन वर नॉट इनफ। ओके, सोसाइटी सेल्फ हैड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो लीगल रिफॉर्म सिर्फ इनफ नहीं है, पूरी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। लिबरल लिबरेशन और रिवॉल्यूशन कैसे आई, लिबरेशन भी तो ये ओके, थोड़ा सा ही है, मैं आपको करवा लेती हूँ जल्दी से। ओके,
लिबरेशन आई इस रिवॉल्यूशन से। वो क्या हुआ, रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव ये करती थी कि वुमेन ऑपरेशन जो है कुड नॉट बी एलिमिनेटेड सिंपली बाय चेंजिंग द लॉज, ओके, ग्रांटिंग द लीगल राइट्स। वो ये बोल रही थी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, इतनी डीप रूटेड है कि आप सिर्फ लॉज से जो इनको दिए जा रहे हैं लीगल राइट्स, उनसे ये खत्म नहीं होगी। दे आर्ग्यू करती थी कि वुमेन नीडेड लिबरेशन, औरत को आजादी चाहिए हर उस फॉर्म ऑफ ऑपरेशन से जो रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज लाना चाह रही थी उसमें। ओके, वो खुद को लिबरेट करना चाह रही थी। तो अकॉर्डिंग टू द रेडिकल फेमिनिस्ट, women wanted the freedom not only from the external restrictions such as discriminatory laws जो थे, policies जो थी, but also internal restrictions जैसे patriarchal attitudes, cultural traditions, religious interpretations, social norms, जेंडर स्टीरियोटाइप। अब रिलीजन में देखें, वुमेन आधी है, वुमेन की गवाही आधी है। वुमेन जो है बहुत सारे रोमन जो रिलीजन है उसमें उसको माइनर समझा जाता है वुमेन को। देयरफॉर दे आर्ग्यू दैट सोसाइटी रिक्वायर करती है न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू थ्योरीज, न्यू लॉज और न्यू वेज ऑफ थिंकिंग को। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो बिलीव ये करते हैं कि देट ऑल एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स जो है ना, इंक्लूडिंग आपका including the family, education system, political institutions, cultural values, had been created by the men and therefore reflected patriarchal interests। ये सारी चीजें किसने ये जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं, ये मेल ने कराई हैं, पेट्रियार्कल इंटरेस्ट को शो करती हैं। तो इसमें रिवाइवल आना चाहिए, इसमें चेंज आना चाहिए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। टू अचीव women's liberation, society needed to reconstruct these institutions so that they would promote the gender equality rather than reinforce male dominance। ओके, ये इन चीजों को अचीव करने के लिए विमेन लिबरेशन आई और विमेन ने अपनी लिबरेशन पे बात की। सोसाइटी ने रिकंस्ट्रक्शन की बात की अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए, और दे वुड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात की, ना कि रीइंफोर्स मेल डोमिनेंस। अब मेल डोमिनेंस को जो है वो इन्होंने ये नहीं कहा कि मेल के राइट्स नहीं है, उनको कहा, उनके बारे में ये कहा कि मेल जो है वो उनकी डोमिनेंस ज्यादा है, क्योंकि वही लॉज बना रहे हैं, वही रूल कर रहे हैं, वही जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं हर चीज का। तो वो जो है वो उसमें चेंज लाने की जरूरत है। ओके, अब ये बात करते हैं वुमेन्स स्टडीज एंड एकेडमिक डिसिप्लिन्स। तो ये सारी चीजें, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द सेकंड वेव was the establishment of women's studies, okay, academic principle, academic discipline, okay। Radical feminists believe that the universities and the educational institutions should develop the new theories and the new knowledge about the women, because most existing knowledge had been produced from the male perspective। ओके, वही बात कर रही हूँ ना कि ये सारी चीजें मेल ने बनाई हैं, तो नॉलेज में भी चेंज आना चाहिए, थ्योरीज भी नहीं आनी चाहिए, ओके, नहीं बनानी चाहिए। दे आर्ग्यूड दैट द ट्रेडिशनल थ्योरीज इन द सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिलोसफी, लिटरेचर, साइकोलॉजी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सारी किसने बनाई है, बियास्ड हैं, इग्नोर करती हैं वुमेन के एक्सपीरियंसेस को। इसलिए वुमेन को इन पे काम करना चाहिए। देयरफॉर women's studies emerge हुआ to study the women's issues from the feminist perspective। औरतों के पर्सपेक्टिव से जो है वो women जो है वो औरतों के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ था कि इस चीज को बेसिकली देयरफॉर वुमेन्स स्टडीज इमर्ज हुई थी ताकि ये वुमेन के इश्यूज को स्टडी कर सकें। ओके, ओके, तो ये जो साइमन डी बेजोर थी, उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी इस पे बहुत ज्यादा थी। और दूसरी भी, जैसे बेटी प्राइड में हमने पढ़ा था, ये सारी वुमेन जो थी वो फेमिनिस्ट थी, उनका बहुत ज्यादा इसमें रोल रहा है हमारे जो है वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। स्पेशली आप ये स्लोगन्स देखेंगे, ये सारी चीजें जो है वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। आप जरूर लिखिएगा, डेटा जरूर लिखिएगा, मैं आपको ये जो है वो बताती जा रही हूँ। जो जो चीजें आप वो नोट डाउन करते जाएं वो अभी लिखे हैं, ओके, देर नहीं करें। आई एम सो सॉरी इफ बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस है, बिकॉज मैं इस टाइम जो है वो लेक्चर जल्दी से रिकॉर्ड कर रही थी, बिकॉज टाइम जो है वो
मासियां वगैरह घर पे काम कर रही होती हैं, तो आपको ये थोड़ा बहुत बियर करना पड़ेगा, राइट? ओके। सो साइमन डी बेवेयर की जो कंट्रीब्यूशंस है उस पे बात करते हैं, तो साइमन डी ने आर्ग्यू ये किया था कि विमेन्स प्रॉब्लम्स पर डीप रूटेड है। ओके। ये एक दिन में सॉल्व नहीं होंगे। जैसे अभी तक देखें कितने केसेस हो रहे हैं रेगुलरली, आपको एक नई चीजें मिलेंगी रादर देन सुपरफिशियल। ओके। सुपरफिशियल ना कि ये सुपरफिशियल है। ओके। ये डीप रूटेड हैं। ये सतह ऐसे ऊपर ऊपर से आप ना देखें, जैसे आपने कोई समंदर में ऑयल फेंका तो आप सिर्फ ऊपर वाला ऑयल देख रहे हैं। ओके, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा, या आप किसी पानी में ऑयल डालें तो वो ऊपर ही रहेगा, आप जो है वो अंदर तक तो गए ही नहीं ना, ऊपर ही रहे। तो ये सुपरफिशियल नहीं है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डीप रूटेड हैं। अकॉर्डिंग टू हर, women's operations was not limited to the legal discrimination. ओके, वुमेन के जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है ना वुमेन, वो भी वो भी सिर्फ लीगल हद तक जो है लिमिटेड नहीं है। वुमेन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। इंस्टेड इट वाज deeply embedded in society's culture, education system, family structure, language, customs, traditions, and the institutions. Okay, अब आप देखेंगे कि ये इतने डीपली रूटेड है हमारी सोसाइटी में, कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें। इनके मैं एग्जांपल्स आपको बार बार नहीं दूंगी, वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज्यादा दिए हैं, तो आप उसमें इसमें ही आप ऐड जरूर करिएगा, एग्जांपल्स जरूर लिखने हैं। ओके। और जो है वो डेटा जरूर लिखना है, हर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जरूर लिखना है आपको। और जो है वो कोई भी आप जो है वो छोटा सा क्या कर लें, कोई मैप बना लें, कोई ग्राफ बना लें, कोई पिक्टोरियल पैटर्न्स बना लें, तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। ओके। शी बिलीव्ड दैट दीज प्रॉब्लम्स कुड नॉट बी सॉल्व्ड merely by the passing new laws because they were rooted in the people's beliefs and everyday social practices. ये लॉज बनाने से कम नहीं होंगी, ये हमारे सोसाइटी के बिलीव्स में इतना डीप रूटेड हैं, इतना तो ये सोशल प्रैक्टिसेस में जो है वो समाई हुई हैं कि आप इनको नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड हैं। देयरफॉर सोसाइटी नीडेड टू ट्रांसफॉर्म। सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, उनके एटीट्यूड में काम करने की जरूरत है, वैल्यूज पे काम करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशंस को भी अचीव करने चाहिए जेन्युइन जेंडर इक्वालिटी को। गेट मिलेट जो है उन्होंने एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स पे लिखा था 1970s में। इम्पोर्टेंट रेडिकल रेडिकल फेमिनिस्ट थी केट मिलेट, इन्होंने जो है वो पब्लिश की थी फेमस बुक। देखें कितना इन्होंने लिखा था औरतों के राइट्स पे। ओके, केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये बुक उन्होंने लिखी थी 1970s में। ओके, 70 में। केट मिलेट आर्ग्यू ये करती थी कि सोशल इनइक्वालिटी जो है ना वो क्लोजली कनेक्टेड है पॉलिटिकल पावर से। या आप जो सोशल इनइक्वालिटी, सेक्सुअल इनइक्वालिटी जो है, सेक्सुअल इनइक्वालिटी वो क्लोजली कनेक्टेड है किससे? पॉलिटिकल पावर से। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू हर, पेट्रियार्की इज नॉट मेरिली अ सोशल सिस्टम। ये एक सोशल सिस्टम नहीं है जो औरतों के साथ, ये जो पेट्रियार्कल ये एक माइंडसेट है हमारा, जो ना सिर्फ सोशल सिस्टम में है, ओके, बट ऑल्सो पॉलिटिकल सिस्टम में भी है, थ्रू विच द मेन एक्सरसाइज करते हैं पावर ओवर द women। वो अपना पावर जो है वो विमेन पे दिखाते हैं। ओके, शी बिलीव्ड दैट women's feelings of the inferiority are psychological and embedded through the continuous socialization। अब आप में से अगर कोई जो है वो सिंध से है, तो ये मारिया सारियो का ये जो केस चल रहा है अभी, कि उसको जो है वो एक क्लर्क हैं बेसिकली, उनको जैसे कि अपनी पोस्टिंग से ट्रांसफर किया गया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचाया, और जो है वो ये जो होते हैं बायसेक्सुअल्स, उनको उन्होंने जमा किया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो शोर मचाओ। अब वो वुमेन है, वो अपने दिमाग पे चली और उन्होंने ये चीजें की कि जैसे इनके घर की जो है वो पॉलिटिक्स चल रही है या नंद भाभी का झगड़ा चल रहा है। ओके, तो ये ऑफिस में बैठ के ऐसे काम करेंगी, तो फिर जो है वो जो उनका जो ऑफिसर्स था, जो सीएसपी था, उसने अपना पावर चलाया और उसको जो है वो जेल में डाल दिया। तो ये देखें
दोनों तरफ से, दोनों जो है वो, अब ये केस इनका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकली एक चीज एम्बीडेड है कि जो है वो वुमेन अगर वुमेन कार्ड यूज कर रही है तो वो चले। ये चीजें जो है ना, ये चीजें हर जगह पे मिलेंगी, पर ये जो है ना, एग्जाम्पल्स आप अगर देखेंगे हमारी सोसाइटी में, तो ये जो है वो बता रहे होते हैं कि इंसान को जो है सोच समझ के काम करना चाहिए, औरत जात जो है वो उसको अपनी इज्जत को महफूज रखना चाहिए, और इस समाज में जो है वो इज्जतदार औरत जो है उसको अपने आप को जो है वो समेट के रखना चाहिए, और मर्द को भी औरत का ख्याल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, शी बिलीव्ड दैट वुमेन्स फीलिंग्स ऑफ inferiority आर साइकोलॉजिकली इम्बेडेड। वो जो वुमेन को इंफीरियर समझा जा रहा है ना, वो इनकी साइकोलॉजी में है, वो इनके माइंड सेट है। ये सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्टिन्यूस सोशलाइजेशन से हो रहा है। ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड women आर taught to accept themselves as an inferior। उनको ये बोला जाता है कि आप inferior हो, आप कम हो। ओके, while the men are taught to see themselves as a superior, domineering, powerful। ओके, तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू मिलेट लिटरेचर, जो है फिल्म्स हो गई, एजुकेशन, रिलीजन, मेडी मीडिया हो गया, ऑल इन्फोर्स करते हैं मेल डोमिनेंस को। ओके, बाय रिपीटेडली पोर्ट्रेइंग द वुमेन इन ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रोल्स। उनको वही ट्रेडिशनल रोल्स दिए जाते हैं, घरदारी करो भाई, किचन में रहो भाई, तुम तो इन्फीरियर हो, तुम जॉब नहीं कर सकती, तुम जो है वो बड़े रोल्स नहीं कर सकती। तो एग्जाम्पल देख लें, इन मेनी मेनी novels, films and the television dramas, mothers are usually shown working in kitchens, आपने देखा होगा, और फादर जो हैं प्रेजेंट रिप्रेजेंट ऐसे किए जाते हैं एज अ डिसीजन मेकर्स हैं और ब्रेड विनर्स हैं। ओके, हालांकि आजकल के दौर में दोनों ही एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अगर वुमेन बाहर जाके नहीं काम कर रही तो देखें, अगर मर्द बाहर सुकून से काम कर रहा है ना, तो उसके पीछे घर में एक जो है वो जो है वो समझदार औरत बैठी हुई है, जो उसके घर को चला रही है, उसके पूरे घर के डिसीजंस ले रही है, उसके बच्चों को संभाल रही है, उसके कपड़े प्रेस करके रख रही है या कर रही है, या उसके घर की पूरी जिम्मेदारी ली हुई है उसने, तभी वो मर्द बाहर से सुकून से बैठा हुआ है। और वो, तो ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी को देखनी चाहिए। वुमेन भी उतना ही काम कर रही है वो, बट वो अनपेड होता है, इसलिए क्या होता है कि उसको इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती। राइट, through these repeated portrayals, society creates the impression that the domestic work is naturally a women's responsibility। ये सारी चीजें पोर्ट्रे क्या करती हैं कि इम्प्रेशन ये देती हैं कि ये जो घर का काम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो ये केट मिलेट आर्ग्यू ये करती हैं कि दिस इज नॉट द बायोलॉजिकल रियलिटी बट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो मेंटेन करती है मेल के पावर को। ये कोई बायोलॉजिकली नहीं है कि वुमेन जो है वो किचन के लिए बनी है, अगर वुमेन है तो वो किचन में ही रहेगी, या मेल है तो वो जो है वो डोमिनेट करेगा। ओके, ये सारी जो है वो स्ट्रेटजीज हैं, ये टेक्टिक्स हैं जो मेंटेन करती हैं मेल को पावरफुल जो है वो मेंशन कराती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। राइट, वन सेकेंड। ओके, पॉलिटिक्स एज अ पावर रिलेशनशिप। पॉलिटिक्स कैसे जो है वो डिफाइन करती है पावर एंड रिलेशनशिप को। ओके, केट मिलेट रीडिफाइन करती है द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। ये जो है वो पॉलिटिक्स को भी रीडिफाइन कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू हर, पॉलिटिक्स इज नॉट लिमिटेड टू द गवर्नमेंट्स और इलेक्शंस। Instead, politics refer to the power relationship that exists within the society. She argued that the gender relations are political because they involve unequal power between the men and the women. Similarly, she argued that the sex functions are as a status system. Okay, just as race functions within the racism and the class functions within the social inequality. In her view, gender determines who holds the power and who remains subordinate within the society। इन्होंने कहा है कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट या इलेक्शंस तक महदूद नहीं है, ये पावर और उससे रिलेटेड रिलेशंस को बताता है। मींस जो जिसकी लाठी उसकी बेस, समझ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी, पता नहीं है कोई
हाँ, हाँ, ये है एक जो है वो इडियम है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब भैंस जो है। ओके, तो आपको ज्यादा पता होगा इसका मतलब, जो ज्यादा पावरफुल है ना, जिसके पास पावर है, वो जो है वो बता रहा होता है कि ये जो सेक्स फंक्शंस जो है एज एन स्टेटस सिस्टम काम कर रहे हैं, कि अगर कोई मेल है तो उसको अगर पावर है तो वो क्या है, वो डोमिनेट करेगा विमेन पे। अगर फीमेल है तो उसको सबऑर्डिनेट रोल दिया जाए, अकॉर्डिंग टू रेस, अकॉर्डिंग टू एथेनिसिटी, अकॉर्डिंग टू द क्लास, वो ऐसे इनइक्वालिटी फेस कर रही होती है। और उनके व्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि जेंडर डिटरमाइन करता है कि किसके पास पावर रहेगा और कौन जो है वो सबऑर्डिनेट रहेगा सोसाइटी में। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे ये बोलती हैं कि जो है वो क्रिटिसिज्म पे बात कर रही होती हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि केट ब्लेड जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं सेवरल ट्वेंटियथ सेंचुरी मेल राइटर्स को। ओके, केट ब्लेड जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं 20 सेंचुरी के मेल राइटर्स को, जैसे ये सारे हेनरी हो गया, मिलर हो गया, लॉरेंस हो गया, नॉर्मन मेलर हो गया, जेन हो गया। तो ये इन सबको क्रिटिसाइज करती थी। ओके, वो ये आर्ग्यू करती थी कि मैनी लिटरेरी वर्क्स जो है रिटन बाय द मेल ऑथर्स पोर्ट्रे करते हैं वुमेन को एज अ पैसिव, इमोशनल, डिपेंडेंट, सेक्सुअली अवेलेबल। अब ये देखें कितनी सारी चीजें इन्होंने, कैसे तो इन्होंने लिखा है कि भाई वुमेन को जो है वो इमोशनली वीक समझा जाता है। वाकई ये सारी चीजें सही है, वो डिपेंडेंट है भाई, वो सेक्सुअली अवेलेबल है, ये टूल है बस। ओके, पैसिव है। अभी भी आप देखेंगे ना बहुत सारे लोग, वो जो है वो अ, देखेंगे कि आपके इदारों में मोस्टली जो केसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि अब अगर आप कहीं किसी इदारे में जाएंगे ना, वो ये चीज जो है वो करके देखते हैं कि हिट ट्राई करके देखते हैं। अगर थोड़ी सी खिसकी हुई होगी ना तो वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, वरना फिर जो है वो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो वो ये टेस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली, भले कोई सूखी सी, कोई काली सी, या कोई भी, मतलब बेसिक को ये नहीं बोल रही कि मतलब अगर वो जो खूबसूरत होते हैं ये समझती हैं ना कि हमारे पीछे जो है वो लोग हैं, तो आप ये जान लें कि ये इनकी फितरत है कि वो करते हैं हिट एंड ट्राई का सिस्टम। और ये जो चीजें हैं ना वो यूज करके देखते हैं कि देखें भाई ये कितनी इमोशनली जो है वो अवेलेबल है, सेक्सुअली अवेलेबल है, कितनी ये डिपेंडेंट है, और कितनी जो है वो कमजोर और वीक है, और क्या ये कर पाएगी। ओके, फिर कुछ कुछ औरतें उनके ट्रैप में आ जाती हैं। कुछ लोग जो है वो पावरफुल पावरफुल वुमेन होती हैं जो उनको जो है ना सही से सेट करके रखती हैं। सो ये सारी चीजें तो इंसान की जो है वो रोब ऐसा होना चाहिए ना, जब बाहर निकले तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे आके ऐसे बात करे। ओके, ये सारी चीजें जो है वो इन पे इन्होंने लिखा था कि ये सब जो राइटर्स है ना वुमेन को पैसिव, इमोशनल, डिपेंडेंट, सेक्सुअली अवेलेबल समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मेन को एज अ पावरफुल, इंटेलिजेंट और ये डोमिनेंट। अब देखें ना बहुत सारी पढ़ी लिखी और इज्जतदार फैमिलीज की लड़कियां भी आजकल जो है वो टिकटॉक पे अपनी वीडियोज ऐसे रख रही होती हैं, भैया आप पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं, और लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे होते हैं। आप कोई उनकी तफरीह का सामान थोड़ी हो, या इतनी आप सस्ती नहीं होनी चाहिए हो कि आप पे कोई भी आके कमेंट करे, या कोई भी आपके आप पे आके बोले। यार प्रीशियस और जो कीमती चीजें होती हैं वो कवर्ड होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें इंसान को सोचनी चाहिए खुद को। ओके, आपकी प्राइवेसी इतनी जो है वो सस्ती नहीं होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ के उस पे आप आके कोई भी कमेंट करे, कोई भी बोले। खुद को ऐसा रखेंगे जो है वो दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिले। अकॉर्डिंग टू मिलेट, लिटरेचर देयरफॉर बिकेम एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर इन्फोर्सिंग पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी। इन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने लिखते हैं ना ये राइटर्स, ये जो लिटरेचर है ना वो भी एक इम्पोर्टेंट टूल है जो इनकरेज करता है, रीइंफोर्स करता है ये जो पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी है ना उसको। ओके, शोलामिथ फायरस्टोन, उन्होंने लिखा था डायलेक्टिक ऑफ द सेक्स 1970 में। अनदर इन्फ्लुएंशियल रेडिकल फेमिनिस्ट वाज
शोला में जो थे, हु पब्लिश्ड द डायलेक्टिक सेक्स, इन्होंने ये लिखा था 1970 में। फायरस्टोन आर्ग्यूड दैट द सेक्सुअल क्लास सिस्टम जो है, ओके, सेक्सुअल क्लास सिस्टम एग्जिस्टेड बिफोर एवरी अदर फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। ये जो सेक्सुअल क्लास है कि एक औरत है और एक मेल है और दूसरा फैमिल है, ये फीमेल है, तो ये एग्जिस्ट करते हैं बिफोर एवरी अदर फॉर्म ऑफ द ऑपरेशंस। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हर, operation based on the sex is older and deeper than operation based on the race, class, economic inequality. ओके, इनका बोलना ये है कि ये जो हमारी सोसाइटी में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ना हमारी सोसाइटी में, ये बहुत ज्यादा ओल्डर भी है, डीपर भी है। ये ऑपरेशन सिर्फ इन चीजों पे बेस नहीं करता, रेस पे, क्लास पे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे, कि भाई इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए जा रहे, क्लास डिफरेंस है, रेसेस, डिफरेंट रेसेस हैं उनका जो है डिफरेंस है, बट ये क्या है, ये ओल्डर है, डीपर है। ओके, she believed that the genuine liberation for the women required the radical recognition in the society. Genuine इनको अगर liberation देनी है, आपको आज़ादी देनी है ना women को, तो रेडिकल रीऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है सोसाइटी में, इनको फिर से ऑर्गेनाइज करें, उनके माइंडसेट पे काम करें। ओके, तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। ओके, आगे देखें तो फायरस्टोन जो है वो शोला मिथ जो है फेमसली आर्ग्यू करती हैं, लिखती हैं कि the goal of the feminist revolution must be not just the elimination of the male privileges but also the sex distinction itself। ये जो अकॉर्डिंग टू द सेक्स इनको जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये ना सिर्फ हमें क्या करना है, एलिमिनेट करता है मेल को जो प्रिविलेज हासिल है ना हर इदारे में, हर जगह पे, मीडिया में, लिटरेचर में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, ना सिर्फ हमें इन चीज़ों को जो है वो, तो इन चीज़ों में तवाजुन पैदा करना है, पर ये जो सेक्स की बेसिस पे भी औरतों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना, कि ये औरत है, कमजोर है, डिपेंडेंट है, सेक्सुअली अवेलेबल है, वीक है, वल्नरेबल है, ओके, ओप्रेस्ड है, बेचारी है, तो ये इन चीज़ों पे भी हमें काम करना है। According to her, society should eliminate the rigid gender divisions so that the biological sex would not longer determine people's social roles. Okay, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग टू हर सोसाइटी जो है वो शुड एलिमिनेट द रिजिड जेंडर डिविजन्स। सोसाइटी को जो है ये जो रिजिड जेंडर डिविजन्स हैं उन पे काम करना चाहिए। ओके, बायोलॉजिकल, सो दैट द बायोलॉजिकल सेक्स would not no longer determine people's social roles। अब ये जो अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम डिटरमिन कर रहे होते हैं ना लोगों के सोशल रोल्स, वो जो है वो खत्म होने चाहिए। वो इन चीजों के वो बेसिकली डिटरमिन या असाइन ना करें सोशल रोल, मेल और फीमेल को, इन चीजों पे नहीं होनी चाहिए। जेंडर डिवीजन इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए, हमें इन पे काम करना चाहिए। शी फर्दर आर्ग्यूड दैट द फेमिनिज्म मस्ट क्वेश्चन not only the Western culture but also the entire organization of the culture and even the way society understands nature itself। Okay, अब ये देखें कि क्या बोला जा रहा है इसमें। बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि जो है अकॉर्डिंग टू हर सोसाइटी वुड एलिमिनेट द रिजिड जेंडर डिविजन्स, जो जेंडर बेस्ड जो डिविजन है उसको एलिमिनेट करना चाहिए, सो दैट द बायोलॉजिकल जो सेक्स है वुड नो लॉन्गर डिटरमिन करे औरत की जो सोशल रोल्स हैं उसको। आगे ये बोल रही हैं, आर्ग्यू कर रही हैं कि फेमिनिज्म जो है मस्ट क्वेश्चन करे ना सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को, जो वेस्टर्न का कल्चर है, बट ऑल्सो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कल्चर की, इवन द वे सोसाइटी अंडरस्टैंड द नेचर इटसेल्फ। ओके, जैसे ये जेंडर रोल्स या सेक्सुअल ओरिएंटेशन या बायोलॉजिकल मेकअप की बेसिस पे वुमेन को जो है वो डिफरेंशिएट किया जा रहा है ना, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके, थ्री की प्रॉब्लम्स थे, अब थ्री की प्रॉब्लम्स क्या थे, फीचर्स क्या थे सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के। ओके, 1 सेकेंड, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसके थ्री की फीचर्स थे। अब थ्री की फीचर्स कौन से थे, जल्दी से
ये इन शॉर्ट, या आप ये कहें कि ये मेन इश्यूज जो थे ना, मेन प्रॉब्लम्स जो, कौन से प्रॉब्लम्स थे इसमें बताया गया है। प्रॉब्लम जो था वो ऑपरेशन था। ऑपरेशन पहले में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, इसमें जो है वो ऑपरेशन है। जस्ट लाइक इसमें लिखा हुआ है कि अनलाइक द फर्स्ट वेव विच फोकस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, द सेकंड wave identified oppression as a central problem. Radical feminists argued that the women across the world are oppressed primarily because of their biological sex. Okay, they believed that the women share common experiences of the patriarchal oppression regardless of the nationality, religion and the culture. अब आप देखें कि प्रॉब्लम जो है वो ऑपरेशन है, और इसके सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो वेव था वो इसका मेन प्रॉब्लम क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन थी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रही है। जैसे वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता कि वोट करें, ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो ऑन करें प्रॉपर्टी, डिनाई किए जाते थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, लीगल रिस्ट्रिक्शंस थी। पर सेकंड वेव क्या आर्ग्यू कर रहा है, वो एक्सप्लेन ये कर रहा है कि वो बोलना ये चाह रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो मच डीपर है। ओके, women were not just discriminated against, they are oppressed, उनको ऑप्रेस किया जाता है। और ऑपरेशन क्या होता है, कैसे उनको ऑप्रेस किया जाता है, ये कॉन्टिन्यूसली एक सिस्टम है। ओके, जो फील करा रहा है वुमेन को कि वो वीकर है या वो अधर है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, हैपन होती है, ऑपरेशन जो है हर रोज होता है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन तो चले एक बार हो गई, पर ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेस जो किया जा रहा है वुमेन को, वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। आप इमेजिन करें एक जो है वो गर्ल है जो रिसीव करती है लेस एजुकेशन। ओके, उसको बोला जा रहा है कि आप जो है वो इंजीनियर नहीं बन सकती, आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको किचन में रहना है और कुकिंग करनी है, आप रिसीव करेंगी लोअर सैलरी, आप जज की जाएंगी अपनी अपीयरेंस की बेसिस पे, आपको फियर होगा हेरासमेंट का। ओके, आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। तो ये जो है ना, कोई भी लॉ उनको प्रोहिबिट नहीं कर रहा, बट ये जो सोशल फोर्सेस हैं ये मिलके उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं उसकी लाइफ को, और ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है ऑपरेशन वुमेन के अगेंस्ट। इसका मैं आपको अगर इजी एग्जांपल दूं ना दोनों में डिफरेंस का, तो इमेजिन करें एक बर्ड है जो केज में है, पिंजरे में है। ओके, तो फर्स्ट वेव जो है वो बोल रहे हैं कि इनका जो डोर है केज का वो आप क्या करें, खोलें, ये लॉक्ड है। पर सेकंड वेव जो है ना वो ये कर रहा है कि अगर खोल भी देना आप दरवाजा, तो बर्ड जो है वो जो उड़ना है वो भूल गया है। ओके, वो इतना ज्यादा उस केज में रहा है कि उसने उड़ना जो है वो भूल लिया है, उसने उसको याद नहीं है कि उड़ना कैसे है। ओके, तो सेकंड जो आई मीन दी सेकंड सेक्स जो था ना, जो साइमन का 1949 में जो उन्होंने लिखा था, वो आर्ग्यू करती है कि वुमेन जो है वो ऐसे ट्रीट की जाती हैं, जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, द अदर। वो बिलीव ये करती हैं कि सोसाइटी उनको कंसीडर करती है कि मैन जो है, स्टैंडर्ड जो है मैन का ह्यूमन बीइंग में, वो एक स्टैंडर्ड रखता है, वो जो है वो हायर है, एंड वुमेन जो है वो सेकेंडरी, उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है। जब पीपल बोलते हैं, डॉक्टर हम लोग बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि मेल होगा, पर जब हम लोग बोलते हैं वुमेन डॉक्टर, तब भी हमें जो है वो समझ आता है। ये शो करता है सोसाइटी के अनकॉन्शियसली कि वो कैसे ट्रीट करती है वुमेन को। ओके, अब केट मिलेट का भी मैंने आपको दिया था ना एग्जाम्पल, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो उन्होंने लिखा था बुक 1970 में, वो भी बिल्कुल इसी पे बात करती है, पेट्रियार्की, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पावर को जो है वो बोलती थी कि सिंपली जो है ना, ये ट्रेडिशंस की बेसिस पे है, हमारे स्कूल्स हो गए। ओके, उसमें जो है पावर एग्जिस्ट करता है, होम्स में भी आप देखें, रिलीजन देख लें, लिटरेचर देख लें, मूवीज देख लें, मीडिया देख लें, ये सारी चीजें। हॉलीवुड मूवीज में आपने क्या देखा होगा कि भाई भाई हीरो जो होता है ना वो सेव करता है वुमेन को, एक मेल,
विमेन जो है वेट करती है कि उसको कोई रेस्क्यू करे। तो चिल्ड्रन जब ये रिपीटेडली स्टोरीज देखते हैं, ग्रेजुअली इनके दिमाग में ये लीड किया जाता है, मैन जो है वो लीड करेगा, वुमेन जो है वो फॉलो करेगी। तो रेडिकल फेमिनिस्ट इसको बोलती हैं कल्चरल ऑपरेशन। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें बताई गई हैं। आगे जैसे मैंने आपको बताया इसके रेडिकल फेमिनिस्ट जो थी उनके बारे में, कि भाई देखें ये आर्ग्यू ये करती हैं कि वुमेन जो है वो ओप्रेस है सिंपली बिकॉज दे आर वुमेन, नॉट बिकॉज दे आर पुअर, या उनके रिलीजन के बेसिस पे नहीं, उनकी नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं। their biological sex becomes the basis for unequal treatment। ओके, उनका जो बायोलॉजिकल सेक्स है ना, उसकी बेसिस पे उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रही होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें हैं उनकी, इस बेसिस पे नहीं कि वो गरीब हैं, रिलीजन की बेसिस पे, नेशनलिटी की बेसिस पे। एग्जाम्पल देख लेना आप, दो बच्चे सपोज करें, बेबीज आर बोर्न, ठीक है, एक बॉय है और एक गर्ल है, तो इमीडिएटली सोसाइटी स्टार्ट करेगी उनको डिफरेंटली ट्रीट करना। बॉय को बॉय के लिए ब्लू सेलेक्ट करेगी कपड़े, कार्स, लीडरशिप, टॉयज, ओके, ये सारी चीजें उसके लिए लेगी। बट अगर कोई गर्ल होगी उसको बोलेंगे पिंक कपड़े पहनो, डॉल से खेलो, किचन टॉयज खरीदो। अब इन बच्चों से तो कोई नहीं पूछता कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, सोसाइटी डिसाइड कर रही है, खुद से डिसाइड कर रही है। शोला मिथ का भी देखे ना, वही मैंने आपको बताया कि डायलेक्टिक ऑफ द सेक्स जो है उसमें वो यही बोलते हैं ना कि सेक्स इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्लास डिवीजन। ओके, ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म बिलीव करते हैं। इनइक्वालिटी जो है, वो औरत जो है शोला मिथ वो बोलती है इनइक्वालिटी जो है ना, मेन एंड वुमेन, वो एग्जिस्ट करती है बहुत बड़े अरसे से। और बिफोर ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो उससे भी पहले से ये एग्जिस्ट करती है। और ये जो है ना, वुमेन डिफरेंट कंट्रीज से हो सपोज करें, बट उनके प्रॉब्लम सिमिलर होंगे, अनइक्वल पे होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होंगे, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होगी, सेक्सुअल हेरासमेंट, अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान की वुमेन में, जापान, अमेरिका, नाइजीरियन एंड ब्राजील की जो वुमेन होती हैं वो स्पीक करती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, पर होता यह है कि उनके प्रॉब्लम्स जो हैं, एक्सपीरियंस या प्रेशर रिगार्डिंग द मैरिज उनको सेम ही होता है, अपीयरेंस के हिसाब से उनको सेम ही ट्रीट किया जाता है, और सेम प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिली रोल्स में भी, कैरियर चॉइस में भी जो है वो उनको ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। सोल्यूशन पे आ जाते हैं, तो सोल्यूशन क्या है फिर? अगर ऑपरेशन है तो इसका सोल्यूशन है लिबरेशन। The solution proposed by the radical feminists was the liberation. They argue that the liberation could only be achieved through the revolutionary change. Transformation की बात हो रही थी, okay, not merely through the legal reforms. According to them, women must be liberated from the patriarchal laws, cultural traditions, social norms, institutions, attitudes. This liberation required the new theories, new knowledge, new family structures, new political institutions। अब ये देखें, अगर मैं कहूँ कि अगर ऑपरेशन जो है डिजीज है तो उसकी ट्रीटमेंट लिबरेशन हो गई ना, लिबरेट करें। लिबरेशन मींस कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम पेट्रियार्कल कंट्रोल। ना सिर्फ लीगल फ्रीडम, बट मेंटल फ्रीडम भी, सोशल फ्रीडम भी, इकोनॉमिक फ्रीडम भी होना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम भी, कल्चरल फ्रीडम भी। ओके, वुमेन जो है लीगली तो वो वर्क कर सकती हैं, बट क्या कहा जाता है, अगर किसी गर्ल की किसी ऐसे किसी टिपिकल या किसी अनपढ़े या शॉर्ट माइंडेड पेरिकियल माइंडसेट वाले इंसान से शादी होगी, ऐसी फैमिली में शादी होगी, तो वो अपनी जो इनसिक्योरिटीज है ना वो वुमेन पे निकालते हैं। ओके, वो क्या कहते हैं, यू मस्ट रिजाइन आफ्टर मैरिज। ओके, अब देखें ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में होती हैं। what does it indicate? It indicates that she is not fully liberated, still she is not liberated, not fully liberated। okay, ये सारे एग्जांपल्स आप लिखें, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको लिखने हैं। ओके, एक लॉ को चेंज करना इनफ नहीं होता, इंटायर सिस्टम नीड्स चेंज, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स डीप रूटेड हैं स्कूल्स में, फैमिलीज में, मीडिया में, रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस। ओके, रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस में, वर्क प्लेस में, ये सारे चेंज मांगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मांगते हैं। इमेजिन करें एक स्कूल है जहाँ पे अलाउ किया जाता है गर्ल्स को कि वो स्टडी करें साइंस, बट टीचर कॉन्स्टेंटली
ये बोल रही होती है गर्ल्स को कि बॉयज आर नेचुरली बेटर। तो क्या, लॉ तो चेंज है बट माइंडसेट तो वही है। बेलुक एक राइटर है, वो लिखते हैं कि मूवमेंट टू एंड द सेक्सिज्म, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। ये एक मूवमेंट है जो एंड करती है सेक्सिज्म को, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को या ऑपरेशन को। ओके, वो ये नहीं बोलती कि चेंज वन लॉ, शी वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर सिस्टम, राइट। अब ये देखे ना कि रेडिकल फेमिनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पेट्रियार्की हर जगह एग्जिस्ट करती है ना। ओके, पेट्रियार्की लॉज में, ट्रेडिशंस में, ये देखे ना, लॉज में, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ओके, एडवर्टाइजमेंट, वर्क प्लेस। तो क्या होना चाहिए, वुमेन नीड फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, सिंपल। अगर कंपनी हायर करती है वुमेन को बट सिर्फ मेन को ही प्रमोट करती जा रही है तो लॉ तो सही है, वो तो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, बट प्रॉब्लम किस में है, इंस्टीट्यूशनल पेट्रियार्की एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, तो लिबरेशन रिक्वायर करती है न्यू थ्योरीज, न्यू नॉलेज। इट मींस दैट रेडिकल फेमिनिस्ट ये बिलीव करते थे कि मैनी जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है ना वो लिखी गई हैं मेन के प्रोस्पेक्टिव से, इसलिए न्यू नॉलेज नीडेड है। इसलिए क्या है, वुमेन्स जो स्टडीज डिपार्टमेंट्स है ना वो इस्टेब्लिश है, यूनिवर्सिटीज में इस्टेब्लिश किया गया। आज यूनिवर्सिटीज जो हैं पूरी दुनिया में ऑफर करती हैं वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, फेमिनिस्ट थ्योरी। ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते बिफोर द सेकंड वेव। सेकंड वेव से पहले ये सब्जेक्ट्स नहीं एग्जिस्ट करते थे। अब अप्रोच पे आ जाऊं तो अप्रोच में क्या है कि कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए, मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि सेकंड वेव emphasized द डिफरेंस रादर देन द इक्वालिटी। ओके, रेडिकल फेमिनिस्ट जो है argued that the women possess the qualities different from the men and these differences should be respected rather than ignored. According to them, women are generally associated with the caring, nurturing, empathy, cooperation, emotional intelligence. Men, on the other hand, are often associated with the aggression, competition, domination, violence. Radical feminists argue करती हैं कि women qualities जो हैं would contribute to creating the more peaceful and just society, and some feminists even suggested that if the societies were guided more by the traditional feminine values, problems such as war, violence, environmental destruction, and the exploitation would decrease. होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेव बोलती थी कि विमेन जो हैं इक्वल है मेन के। सेकंड वेव क्या कर रही, बोल रही है कि विमेन इक्वल तो हैं but they are not identical. Okay, being different doesn't mean that you know uh, being inferior। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक दूं तो रोज होता है, रेड रोज है, जैस्मिन फ्लावर हो गया, तो ये है तो डिफरेंट। और आप ये क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट का मतलब ये है कि एक सुपीरियर है और दूसरा जो है वो इंफीरियर है। तो ये सेम जो चीज है वो अप्लाई होती है मेन एंड वुमेन पे भी। ओके ओके, केरल गिल्लीगान जो है एक डिफरेंट वॉइस में लिखते हैं। एक उन्होंने बुक लिखी थी इन अ डिफरेंट वॉइस 1982 में। केरोल लिखते हैं, बोलते हैं या आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन ऑफन अप्रोच मोरल डिसीजन डिफरेंटली फ्रॉम द मेन। वुमेन जो है इमोशनल होती है, वो बिलीव कर देती है, मेल उसको, मेल जो है वो अपना दिमाग यूज कर रहा होता है और दिल में जो है वो दिमाग रख के बैठा हुआ होता है। जैसे इस्लाम में भी आप देखेंगे ना कि अगर जो है विमेन किसी चीज में इन्वॉल्व होती है ना तो वो उसी में ही रहती है, बट मेल आपको देखेंगे। अब मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल्स देती हूँ इस चीज में। सानिया मिर्जा जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है, दुनिया की जानी मानी और फेमस जो है वो प्लेयर है। बट उसके साथ जो हुआ वो किसी और वुमेन में इन्वॉल्व हो गया। देखें, अगर कोई ऐसा कोई मर्द आपको लग जाए ना, भले आप दुनिया आपकी इतनी इज्जत कर रही है या आपका पूरी दुनिया में नाम है, पर पर्सनल लाइफ में वो सक्सेसफुल ना हो सकी,
तो ये तो इंसान की, बस क्या कहेंगे, देखे ना, फिर नस्ली इंसान जो है ना जिंदगी में होना जरूरी है। तो ये वही बात कर रहे हैं कि वुमेन ऑफन अप्रोच मोरल डिसीजंस डिफरेंटली फ्रॉम द मेन। वो ऐसी तो नहीं थी ना कि भाई वो दूसरी औरत को बर्दाश्त करके बैठी रहे, कोई आम सी औरत तो थी नहीं वो। ओके। तो ये सारे अभी इमाद वसीम का ये जो केस हुआ, या जितने भी, अब ये देखे ना, मैरिज को इन्होंने मजाक समझा हुआ है। जैसे कि आप ओथ उठाते हो ना, जब जब आप ओथ लेते हो अल्लाह पाक का नाम, जब आप निकाह में पढ़ते हो कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पूरे जो है वो सही तरीके से निभाऊंगा, फिर ये मैरिज थे, कोई मजाक थोड़ी है। इधर उधर मुंह मारने वाले मर्द जो होते हैं ना, फिर वो एक औरत से सेटिस्फाई नहीं होते, फिर वो दूसरी जगह पे भी जाते हैं, फिर तीसरी जगह पे, मतलब वो ट्राई करते रहते हैं। तो ऐसे मर्द जो है ना औरत को कमजोर समझते हैं, वीक समझते हैं, वल्नरेबल समझते हैं। वो कहते हैं ये तो बस अ, कुछ भी नहीं है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। तो ये सारी चीजें जो है वो देख रहे हैं आप, ये शो करती हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो थी ना, did not want women to become the copies of the men. They wanted the society to value women's own strength. ओके। अब वो देखें, अब एग्जाम्पल अगर मैं दूं, गुड लीडर बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ मैन, ये बोला जा रहा है, ये नहीं बोला। इंस्टेड आप ये बोलें कि वुमेन कैन लीड यूजिंग हर ओन स्ट्रेंथ्स। ओके। वुमेन लीड करती है अपनी स्ट्रेंथ्स को, लीड कर सकती है, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करे। ओके। और करके बहुत सारे रेडिकल फेमिनिस्ट ये बिलीव करते थे कि वुमेन ऑफन कंट्रीब्यूट टू एम्पथी, से वो काम लेती है। जैसे इधर हमने पढ़ा ना कि वुमेन एम्पथी से काम लेती है, कोऑपरेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस से, केयरिंग होती है, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आपने देखा होगा ना, थोड़ी सी बात पे लोग शाउट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कोई मसला होगा भी नहीं, इतना पहाड़ बना देंगे ना, भाई ठंडे रहो, क्या हो रहा है, मतलब इतना तो इशू था नहीं जितना यू आर मेकिंग माउंटेन ओवर अ मोल हिल। तो वो होता है ये, जो है वो एग्रेसिव होते हैं। दिस इज यू नो दिस इज व्हाट इट इज। ओके। रिसर्च की गई है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, वो फाइंड आउट ये करती है कि कोलैबोरेटिव लीडरशिप कैन इम्प्रूव द टीम वर्क। ओके। रेडिकल फेमिनिस्ट यूज करती हैं इस आइडिया को कि आर्ग्यू करें कि ये जो ट्रेडिशनली फेमाइन अप्रोचेस है ना, वो डिजर्व करती हैं इक्वल रिकॉग्निशन को। अब देखें, मेन जो होता है ना, वो क्या होता है, इसमें बताया गया है कि मेन एग्रेसिव होगा, वो होते हैं कंपटीशन में आ जाते हैं, डोमिनेशन, वो कहते हैं हम डोमिनेंट रहे। ओके। कोई कोई ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं औरत जो है ना वो ऐसी हो कि उसके मुंह में ना जबान ही ना हो, बस गाय भेड़ बकरी जो होती है ना वैसी रहे, बस वो औरत जो है ना अच्छी औरत है। ओके। तो ये प्रेजेंट करते हैं कि क्रिटिसिज्म पेट्रियार्कल सोशलाइजेशन पे, और क्लेम करते हैं कि ऑल मेन नेचुरली बिहेव दिस वे। ओके। आपने देखा होगा, आपने खुद भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी, बहुत सारे बॉयज ये हेयर करते हैं क्योंकि उनको बोला ये जाता है ना, डोंट क्राई, बी अ मैन। गर्ल्स मीनवाइल में भी इनकरेज टू एक्सप्रेस द इमोशंस, रोने वाली आप जो है वो ना रो, आप जो है ना रोतू हो भाई, आप जो है वो इमोशनल हो। रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये क्रिएट की गई हैं सोसाइटी से। हालांकि मेल भी जो है ना रोता होगा साइड में जाके बट वो शो नहीं करता। ठीक है, और रोना भी चाहिए भाई, ये एक वे है खुद को एक्सप्रेस करने का, दिल को हल्का करने का। बट आपको ये सिखाया गया है हमारी सोसाइटी में, नहीं, मेल तो जो है ना नहीं रोएगा भाई। तो ये जो है वो चीजें हैं, तो ये दे बिलीव करते हैं बेसिकली कि इफ वैल्यूज सच एज एम्पैथी, डायलॉग, कोऑपरेशन एंड केयर रिसीव्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस, सोसाइटी वुड बिकम फेयरर, लेस वायलेंट। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो है वो इसमें बेसिकली मैंने आपको बहुत ज्यादा समझाया है। तो कंट्रीज जो है वो इन चीजों पे प्रियोरिटाइज करें, किस पे, नेगोशिएशन पे। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मिलिट्री फोर्सेस के अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, नेगोशिएशन करें, डिप्लोमेसी करें, कोऑपरेशन करें, पीस बिल्डिंग करें।
तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये तो इधर तो ये मेरा टॉपिक जो है वो जो पूरा था सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का खत्म हो गया। मैं आपको शॉर्ट नोट में आ जाए ना, तो आपको इसको पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखना है कि सेकंड वेव पिकअप करता है वेयर द फर्स्ट वेव एंडेड, जहां से एंड हुआ वहां पे सेकंड वेव जो है स्टार्ट हुआ। while emphasizing gender differences, it gender differences को उन्होंने भी जो है वो जोर दिया है, और it differed from the first wave by focusing on assumptions that define the different social roles and of a men and women। को ये आर्ग्यू करता है कि जेंडर इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ये एम करता है कि जो है वो ये क्या करे, बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि जेंडर इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ओके, वन सेकेंड। ओके, तो आई एम सो सॉरी, असल में ये इस टाइम जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, उस टाइम मेरे घर में जो है वो अ, ये सफाई वगैरह मासियाँ कर रही होती हैं, तो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये एलिमिनेट करता है सोर्सेज ऑफ द सेक्सिज्म एंड द जेंडर ऑपरेशन को। ओके, इक्वल पे बात करता है, इक्वल राइट्स पे, वर्क पे, और बेटर रिप्रेजेंटेशन पे, पब्लिक बॉडीज एंड पार्लियामेंट पे बात करता है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक बॉडीज एंड पार्लियामेंट, इश्यूज रेज हुए थे ड्यूरिंग द सेकेंड वेव में पेट्रियार्की था। ओके, लीगलाइजेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड अबॉर्शंस पे, इन इश्यूज को लीगलाइज किया जाए। ओके, कंपेन चली थी, डिमांड किया था इक्वल लीगल राइट्स को एजुकेशन या पॉलिटिक्स या दूसरी चीजों में, सॉर्ट सीख कर रहे थे ये लिबरेशन फ्रॉम मेल डोमिनेंस से, डिमांड कर रहे थे इक्वालिटी इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, होम में इंटरनल एक्सटर्नल, वर्क प्लेस में भी। गिव द स्लोगन्स जैसे पर्सनल इज पॉलिटिकल हो गया, आई एम अ वुमेन हेयर माई रोड, ये सारी चीजें। ओके, वुमेन हुड, और ये सारे स्लोगन्स जो मैंने आपको बताया। अब ये इम्प्लाइड करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एंड फैमिली इश्यूज आर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है नॉट मेरिली अ प्राइवेट मैटर है। ओके, प्राइवेट मैटर नहीं है ये, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीजें, फैमिली इश्यूज। शॉर्ट कमिंग्स या लिमिटेशंस पे आ जाएं तो ये कन्फाइंड है सर्टेन ग्रुप्स पे एंड डिड नॉट मीट द नीड्स ऑफ ऑल द वुमेन, सारी वुमेन के जो प्रॉब्लम्स पे ये बात नहीं करता। Okay, it assumed that the all the women had the same needs and expectations, experiences। सारी women के जो है वो needs और experiences same नहीं होते। जैसे अमेरिका में एक वुमेन रह रही है और पाकिस्तान में एक वुमेन रह रही है, या ब्राजील में है, या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में, उनके प्रॉब्लम्स अलग होंगे। ये निग्लेक्ट करता है डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रेस, क्लास, इथेनिसिटी एंड कल्चर। एकेडमिक एक्टिविज्म लार्जली लिमिटेड है, ये इस पे बात करते हैं। पहल होता है कि ये कनेक्ट कर पाए विद द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी वुमेन। ओके, ये क्रिटिसिज्म था सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे। क्या था ये? डॉगमेटिक है, लिमिटेड है इसका स्कोप, अज्यूम करता है वुमेन आर मेरली विक्टिम्स ऑफ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, हालांकि उनको दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं। फेल करता है कि रिकग्नाइज कर सके differences among the women based on the multiple identities। हाँ, जो उस पे भी ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाता है। वुमेन बेस्ड ऑन मल्टीपल आइडेंटिटीज, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन या रेस, इथेनिसिटी, वुमेन की डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, ज्योग्राफी डिफरेंट है, तो उनके प्रॉब्लम्स भी थोड़े अलग होंगे। अटेम्प्ट करता है कि वो ट्रीट करे वुमेन को एज अ यूनिवर्सल कैटेगरी में रखे, बट नो, ये हर वुमेन के अलग प्रॉब्लम्स है। इंस्पायर्ड स्कॉलर्स को कि वो चैलेंज करे वेरी नोशंस ऑफ द जेंडर एंड द सेक्स, एग्जामिन करता है बोथ द इंटरनल डाइवर्सिटी को within the category such as a women and the complex ways in which race, class, gender, ethnicity and sexuality जो है वो इंटरसेक्ट करती है। ये सारी चीजें जो है वो इसमें एग्जामाइन की जाती हैं। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, अब मेरी इसकी लैपटॉप की बैटरी भी जो है वो लो होने वाली है। ठीक है, तो प्रॉब्लम फर्स्ट वेव का डिस्क्रिमिनेशन था, सेकंड वेव का जो प्रॉब्लम है वो ऑपरेशन है। ओके, वुमेन को ऑपरेस किया जा रहा है। सोल्यूशन फर्स्ट वेव का क्या था? इक्वल राइट। सेकंड वेव का था लिबरेशन। अप्रोच फर्स्ट वेव की थी इक्वालिटी। ओके, सेकंड वेव की अप्रोच जो थी वो डिफरेंस है।
मेथड क्या है? फर्स्ट वेव का लीगल रिफॉर्म्स लाएं, सेकंड वेव का रिवॉल्यूशनरी इन सोशल एंड कल्चरल चेंज, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, वो है। ओके, तो ये था आज का क्लास। अब मैंने बहुत मुश्किलों के साथ ये जो है ना अपना जो है 2-3 आवर्स जैसे इसको रिकॉर्ड करने में लगाए हैं। और कैसे मैंने रिकॉर्ड किया है ये आपको भी खुद पता होगा। अब मैं क्या पता कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रुक जाऊं, क्योंकि मैं एक चीज में बिजी हूँ। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक करे कि वो मेरी चीज जो है उसमें आसानी हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, बट थोड़ा सा क्या पता मैं ब्रेक ले लूं, क्योंकि आज भी मुझे जो है वो अपना काम था। बट मैंने सोचा कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे लेक्चर का। कुछ गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी, प्लीज 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 लिख रही थी, या जाहिर है हेल्पफुल कंटेंट है तो हर किसी को जो है वो चाहिए होता है। तो आप जो है वो मेरे लिए दुआ किया करें, और जो है अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। फिर से मैं कहूंगी, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। ये फ्री में आपको पूरा कंटेंट में अपना दे रही हूँ, सो दैट आप जो है वो आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करें जो हमने फेस किए थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था। तो एक चीज कहीं से उठाई, दूसरी चीज कहाँ से उठाई, तीसरी चीज किसी और सोर्स से उठाई, बहुत मुश्किल होता था। अब ये तो आपको जो है ना प्रॉपरली मिल रहा है, तो आपको तो जो है ना ब्लेस्ड हो ना। तो आपको ये चीजें सोचनी चाहिए। हम लोग अगर दिल में दिमाग रखेंगे ना हर चीज में, तो हम लोग हर चीज में पीछे रह जाएंगे। सपोर्ट करना सीखें एक दूसरे को, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें अल्लाह की रजा के लिए। ऐसे नहीं कि जो है वो दुनिया के मकसदों के लिए आप जो है वो लोगों से रखो। नहीं, जो अगर आप नेक होगे ना, आप अगर आपकी अगर नीयत साफ है ना, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो अगर कोई आपके साथ बुरा करेगा ना, वो उसका असली चेहरा आपको अल्लाह पाक जरूर दिखाएगा। हर तरीके से दिखाएगा, हर तरीके से आपकी दिल खराब करेगा उस बंदे के लिए कि नहीं, आपकी नीयत कितनी साफ थी और वो इंसान आपके लिए दिल में क्या रख रहा है, तो उनको अल्लाह पाक यहाँ जरूर करता है। अपनी नीयत को साफ रखें, लोगों को ऑब्जर्व करें, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, फिर डिसीजंस लें, फिर सोचें। बेवकूफ ना बने। इस दौर में जो है ना इंसान को विजिलेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को जो है ना इतना जल्दी अच्छा नहीं समझ लिया करें। उनका उनको ऑब्जर्व करें, उनको जो है ना अपनी जजमेंट बनाने में ना टाइम लगाए, इतना जल्दी जज नहीं किया करें, इम्पेशेंट ना बने। करेक्टर पे काम करें, करेक्टर बिल्डिंग पे। आजकल जो है ये चीजें नहीं हो रही हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो आपको और हमें सबको जो है वो कामयाबी दे। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।